प्रिय व्यूअर्स, कल के पूर्व के वीडियो में हमने आपको कुछ बातें बताई थी कि कैसे साक्ष्य और तथ्य इकट्ठा करेंगे और कैसे आपके काम आएंगे। साथ ही साथ एफआईआर को क्वेश करने के लिए हमने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने सलाह भी दिया था। अब जितने भी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और तथ्य इकट्ठा किए हैं, क्या उनकी सबकी जानकारी मुझे पुलिस वालों को दे देनी चाहिए, विवेचना अधिकारी को? मेरी समझ से सभी नहीं देनी चाहिए। वही देनी चाहिए जो जिनकी काट लड़कियों के पास ना हो, जो वो काट उसको ना सके। कुछ तथ्यों को, कुछ साक्ष्यों को छिपा के रखें जो आपके अगली स्टेज में काम में आएंगे। तो आपको बहुत तरीके हैं जिसमें बहुत स्थितियाँ हैं। केस टू केस निर्भर करेगा कौन सा साक्ष्य रखें, कौन सी साक्ष्य दे दें, क्योंकि साक्ष्य हम आपको बाद में भी दे सकते हैं कोर्ट में, जब कभी हमारा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी बहू सरकारी नौकरी में है और आपका लड़का जो है वो प्राइवेट कहीं जॉब में है, तो शादी के बाद स्वाभाविक है कि आपकी बहू ने आपके बेटे का नाम नॉमिनी में सरकारी रिकॉर्ड में लिखाया होगा। और कतिपय कारणों से जब 498 ये केस दायर किया है, तो कुछ समय के पश्चात जब वो देखेगी कि हमको रहना नहीं है, तो यथाशीघ्र वो नॉमिनी का नाम वहाँ से हटाने का प्रयास करेगी। हट भी जाता है। नॉमिनी को घटाना, बढ़ाना, ऐड कराना, ये तो आपका हाथ एप्लीकेशन दे करके आप उसको कर सकते हैं। तो आप आरटीआई के माध्यम से पहले भी और बाद में सूचनाएं करती करिए, जब नॉमिनी का नाम था और जब नॉमिनी का नाम नहीं था। ये आपके काम में की जाती है। दूसरी रहती, जब केस चलता रहता है तो कोई बयान देगी पुलिस के सामने, वो भी उन बयान की कापी आप ले सकती हैं, सर्टिफाइड कापी ले सकती हैं कोर्ट से। तो उन कापी को दे करके पता सकता है क्या क्या बयान दिए हैं। उन बयानों को ले करके भी आप बहुत से जो आगे पास अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड में हो, उन सब के आप साक्ष्य इकट्ठा कर लें। ये साक्ष्य का इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलते ही रहना चाहिए। जब विवेचना काम पूरा हो जाए, विवेचना के बाद ये काम आप करते रहें। इस बीच में प्रयास करिए कि म्यूचुअल समझौता हो जाए, काम खत्म हो जाए, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं मुझे मिलता। अगर आप देखते हैं कि नहीं, फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको बता दें कि आप उनके ऊपर 5 से 7 तरीके के मुकदमे दायर कर सकते हैं। हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे वीडियो में। पहला है कि अगर वो नौकरी पेशा में है और आपका लड़का कहीं जॉब में था प्राइवेटली, किसी कारण से वो जॉब नहीं कर पा रहा है, तो आप लड़की से गुजारा भत्ता भी मांग सकते हैं। तो गुजारा भत्ता मांगेंगे तो वो बहुत परेशान होंगी जब उनको पैसा देने नौबत आएगी। दूसरा ये है कि आप लड़के की माता या लड़के के जेठानी, देवरानी, उनके ऊपर घरेलू हिंसा का केस भी दायर कर सकते हैं, प्रताड़ना का केस भी दायर कर सकते हैं। जो 2 तरीके दायर होता है, एक जिलाधिकारी कार्यालय में डीपीओ का ऑफिस होता है, जिला प्रोबेशन अधिकारी का ऑफिस होता है, वहाँ के माध्यम से, या सीधे वकील के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। सत्य बात लिखिए, जो कुछ घटना आपके साथ हुई है उनको आप लिख सकते हैं। आप उसमें अपना क्या क्या आप रेमेडी चाहते हैं ये भी आप मांग सकती हैं। तो आप घरेलू हिंसा केस भी दायर कर सकती हैं। विधेयक खर्चा भी नहीं आता है, कई बार दौड़ना भी नहीं पड़ता है, और आप उन पर एक दबाव पड़ता है, देखिए ये मेरे ऊपर केस हुआ है। कई प्रकार के केस और भी दायर कर सकती है, जिनको हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे। लेकिन आप
अपने साक्ष्यों को इकट्ठा करते रहिए। जब विवेचना का काम पूर्ण हो जाए, संभव है कि आज के युग में कुछ नाम निकाल दिए जाते हैं विवेचना अधिकारी के द्वारा, साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर या किसी अन्य आधार पर। तो ऐसा नहीं कि वो नाम दोबारा जुड़ भी सकती है। लड़की वाले कोई कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे कि वो विवेचना ढंग से नहीं हुई है, दोबारा विवेचना कराई जाए। सीजीएम नहीं सुनता है तो वो कंप्लेंट केस डाल करके एसीजीएम के यहाँ जाएंगे। तो कई तरीके उनके पास हैं, वो अपना करते रहेंगे। आप भी अपना काम करते रहिए। और अगर आपको लगे कि विवेचना का काम में कुछ गलतियाँ हुई हैं, ढंग से विवेचना नहीं हुई है, तो आप भी क्वेश्चन के लिए जाएंगे हाई कोर्ट में कि आपकी जो चार्जशीट दी गई है उसको समाप्त किया जाए। तो आज हम यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी पुरानी वीडियो को ध्यान में रखें, क्योंकि हम धीरे धीरे बताते रहेंगे कैसे आप छुटकारा पाएंगे। अभी बहुत कम तथ्य आप सब इजाजत किए हैं, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे ये तो समझने की कोशिश करिए जो प्रैक्टिकल हैं। धन्यवाद व्यूअर्स।